Hello and welcome back. Now that we have formulated hypothesis, let's look at another very important component of biological method, which is theory. अब जनरल पब्लिक के अकॉर्डिंग थ्योरी कोई ऐसी चीज है जिसको हम गेस करते हैं या जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज हमें पता होती है, लेकिन साइंस के अंदर ऐसा नहीं है। साइंस के अंदर थ्योरीज आर अ सॉलिड ग्राउंड। साइंस के अंदर थ्योरीज उन आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट सबसे ज्यादा सर्टेन होते हैं, बिकॉज दे आर a result of a series of hypotheses, और ऐसे hypotheses which are supported by the results of many tests। यानी कि थ्योरी बहुत ज्यादा hypotheses जो फॉल्सिफाई नहीं होते उनसे होके गुजरती है। A good theory has two features. It should be predictive and productive. प्रिडिक्टिव ऐसी थ्योरीज होती हैं जो कि किसी भी नेचुरल फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेनेशन देती हैं, और ये एक्सप्लेनेशन नॉर्मली बेस करती हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल न्यूटन की जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, उसकी एक खासियत ये भी थी कि ना सिर्फ उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया दैट देयर इज अ फोर्स दैट बेसिकली पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स ग्राउंड, बल्कि इस थ्योरी ने ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया विच वर प्रीवियसली थॉट टू बी अनरिलेटेड। द सेकंड फीचर ऑफ अ गुड थ्योरी इज दैट इट शुड बी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव थ्योरी वो थ्योरी है जो मुख्तलिफ आइडियाज को एक जगह पे ला के इकट्ठा करती है, ऐसे आइडियाज विच आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक रीजनिंग या फिर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी मुख्तलिफ आइडियाज विच आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स उनको एक जगह पे इकट्ठा करती है, एंड इट देन टॉक्स अबाउट द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसकी वजह से हम उसको प्रोडक्टिव कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वांटम थ्योरी एक्ट एज अ गाइड फॉर फर्दर क्वेश्चंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि किसी भी थ्योरी को प्रोडक्टिव होने के लिए यह जरूरी है कि वो गाइड के तौर पे एक्ट करे फॉर फर्दर साइंटिफिक इंक्वायरी। अब अगर हम बायोलॉजी के अंदर देखें तो हमारे पास एक ऐसी थ्योरी है जो कि प्रिडिक्टिव भी है और प्रोडक्टिव भी है, एंड दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इट इज बोथ प्रिडिक्टिव एंड प्रोडक्टिव एट द सेम टाइम। It not only predicts the origin of species of living organisms, but it also acts as a guide towards asking more questions, towards conducting more experiments, which should be based on similarities and differences between the organisms. Scientists all over the world strive to estimate the laws that govern nature. यानी वो ऐसे लॉज के बारे में पता लगाएं जिनसे हमारी ये पूरी दुनिया चलती है। उसके लिए साइंटिस्ट डिफरेंट तरह के हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, उन हाइपोथेसिस की टेस्ट होता है ओवर टाइम, देन दे बिकम थ्योरीज। और कुछ साइंटिस्ट इन्हीं थ्योरीज को डिसअप्रूव करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं स्केप्टिकल अप्रोच, यानी कि वो हर थ्योरी को शक की नजर से देखते हैं, उसके बारे में स्केप्टिकल होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी थ्योरी which survives the test of time and which survives this skeptical approach and it keeps on proving itself through experimental evidence, तो वो थ्योरी over the period of many years becomes law, जिसको फिर हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। दूसरे लफ्जों में साइंटिफिक लॉ ऐसी थ्योरी है जिसको रिफ्यूट नहीं किया जा सका, यानी कि साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। बायोलॉजी के अंदर इतने ज्यादा लॉज नहीं है। उसकी रीजन ये है दैट वी ऑल नो दैट बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इट इज अ स्टडी अबाउट लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लाइफ which is difficult to comprehend, which is ambiguous, we do not have that many laws, unlike in chemistry or in physics or in mathematics. इसीलिए बायोलॉजी के अंदर आपको गिने चुने कुछ लॉज मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ हेरिडिटरी हैं,
बाय मैंडल, जिनको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, या फिर आपके पास इकोलॉजी के अंदर हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम है बेसिकली, विच इज आल्सो नोन एज हार्डी वाइनबर्ग लॉ, जिसकी भी एक बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं, यानी कि अगर वो कंडीशंस होंगी तभी हार्डी वाइनबर्ग लॉ वहां पर अप्लाई होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड। इन 3 पार्ट्स के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशंस, जिनको हमने डेटा कहा। उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, विच कैन बी बोथ इंडक्टिव और डिडक्टिव, और a series of hypotheses which is supported by the experimental evidence becomes a theory। और एक अच्छी थ्योरी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इट इज प्रिडिक्टिव एंड इट शुड बी प्रोडक्टिव। और अगर यही थ्योरीज स्केप्टिकल अप्रोच को सरवाइव कर लें, टेस्ट ऑफ टाइम को सरवाइव कर लें, एंड दे आर कीप ऑन सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तो यही थ्योरीज फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉ बनती हैं, जिनको हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं, विच इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, या फिर दूसरे लफ्जों में लॉ इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, एंड इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। और बोर्ड के पेपर्स के अंदर बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर, आपको क्वेश्चंस आते हैं हाउ अ थ्योरी इज मेड इसके ऊपर, या फिर आपसे वो पूछ सकता है व्हाट इज अ साइंटिफिक लॉ, या फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड थ्योरी। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर आएंगे। इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, जिसके अंदर वो आपसे इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का पूछ लेगा, या बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर ओवरऑल एक क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपको इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल, सो स्टे ट्यून्ड।